तो जूम में बहुत दिक्कत हो रहा है। जूम में बहुत दिक्कत हो रही है। यस सर। मतलब ये बीच बीच में एक तो दिक्कत मेरे को समझ में आती है, जो बीच बीच में तुम लोग का वो कट हो जाता है ना, कनेक्शन। सर कल डिस्कनेक्ट। क्या हुआ, लास्ट एंड में कट गया और उसके बाद फिजिक्स की क्लास भी मैं 10 या 20 मिनट की देखा है, उसके बाद फिर रिकनेक्ट हो ही नहीं रहा था। केमिस्ट्री में, दूसरे सब्जेक्ट में? सर केमिस्ट्री में लास्ट में कल डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। हाँ हाँ। और फिजिक्स की भी आधी से आधी क्लास ही देख पाया था। मतलब फिजिक्स में भी सेम इशू आ रहा है? यस सर। अच्छा अच्छा। तो मैं देखता हूँ यार, थोड़ा मैं यूट्यूब का जमाने की कोशिश कर रहा हूँ। यूट्यूब में एक्चुअली दिक्कत ये ना कि ये जो फ्रंट लैपटॉप के फ्रंट कैमरा से फिर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल से रिकॉर्ड करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर्स होना चाहिए चैनल पे, जो कि अपने पास है नहीं अभी, है ना। तो मोबाइल का कैमरा ओके अच्छा सर। होता है, लैपटॉप का फ्रंट कैमरा उतना सही नहीं होता। तो यूट्यूब पे मैंने पहले करके देखा था, जब मैंने A1 A2 की एक दो क्लास ली थी, तो उसमें ब्लर आ रही थी स्क्रीन। तो वो तुमको दिखेगा ही नहीं कि लिख क्या रहा हूँ मैं, प्रॉब्लम ये है ना। तो बाकी जैसे तुम लोग जो तुम्हारा लैग हो जाता है उसको यूट्यूब पे देख लेते हो क्या, जो मैं डालता हूँ फिर बाद में? यस सर, सर केमिस्ट्री का तो हो जाता है लेकिन फिजिक्स का यूट्यूब पर नहीं रहता है ना। अच्छा, फिजिक्स का यूट्यूब पे नहीं रहता, तो यार एक बार फिर फिजिक्स वाले सर से बात करके देख लेना। यस सर। चाहो तो उनसे बोल भी सकते हो कि सर वो केमिस्ट्री वाले सर जिस तरह से अपलोड कर देते हैं, आप भी चाहें तो अपलोड कर दीजिए। तो जो भी हमारा मिस होता है वो हम उसमें देख लेंगे, इस टाइप से बोल के देख सकते हैं उनसे, यस सर। है ना। बाकी तो अपन पढ़ना चालू करें अभी? यस सर। ठीक है। तो हम लिमिटिंग रीजन पढ़ रहे थे, राइट? हम लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ रहे थे। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना सबको? यस सर। ठीक है। तो नोट्स पढ़ लिए थे ध्यान से लिमिटिंग रीजन के, जो जो लिखवाए थे सबने? हाँ सर, कर लिए थे। ठीक है, तो एक बार और बस शॉर्ट में 2 मिनट में मैं रिवाइज करवा देता हूँ क्या अपन ने एग्जाम्पल उस दिन देखा था। हम ये वाली रिएक्शन पे एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे थे बेसिकली। मीथेन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2 एंड H2O, है ना। फिर इसको हमने बैलेंस किया था, तो ये 2 आ रहा था यहाँ पे और ये 2 आ रहा था। ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था T=0 पे, इसके हमने लिए थे 3 मोल और इसके लिए थे 5 मोल, है ना। तो हमने देखा था कि हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो रेशियो के हिसाब से निकाल सकते हैं। तो 1:2 के रेशियो के हिसाब से 3 मोल मीथेन के लिए 6 मोल ऑक्सीजन होना चाहिए, जो कि एक्चुअल में 5 ही मोल बस दिया हुआ है। तो एक्चुअल में कम दिया हुआ है ऑक्सीजन, तो जो कम दिया रहता है वो होता है लिमिटिंग रिएजेंट। और बाकी के सारे रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो होते हैं एक्सेस रिएजेंट्स, है ना। ये सब बातें हमने की थी पिछले क्लास में। और हमने फिर ये भी कंक्लूड किया था कि जो प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी है, कि प्रोडक्ट कितना जनरेट होगा, वो वो लिमिटिंग रिएजेंट की क्वांटिटी से डिपेंड करता है। तो जब 2 मोल ऑक्सीजन से 1 मोल CO2 बन रहा है, तो इसका मतलब 2:1 के रेशियो के हिसाब से 5 मोल अगर एक्चुअल में हमने दिया है ऑक्सीजन, तो उससे बनेगा 2.5 मोल CO2। और 2:2 का रेशियो है ऑक्सीजन और वाटर में, 2:2 का रेशियो है। तो मतलब 1:1 का रेशियो है, मतलब 5 मोल ऑक्सीजन से 5 मोल वाटर। ठीक है। तो ये तो हमने देखा था कि ये तो हम ऐसे ओरली ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर एंड में हमने ये भी देखा था कि अगर किसी को ओरल कैलकुलेशन में दिक्कत है, उसको फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन ही करना है। तो फॉर्मूला ये है कि जो लिमिटिंग रिएजेंट का जो फ्रैक्शन होता है ना, फ्रैक्शन को हमने डिफाइन किया था मोल अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट का जो फ्रैक्शन होता है, वो फ्रैक्शन किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट्स के फ्रैक्शन के बराबर। ठीक है, प्रोडक्ट्स के फ्रैक्शन के बराबर, मोल्स ऑफ वाटर बाय 2। ठीक है। तो कितना ऑक्सीजन कंज्यूम्ड होगा? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड C इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड एंड यहाँ पर मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, है ना। तो इस इक्वेशन से हम प्रोडक्ट्स की अमाउंट या क्वांटिटी या मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। ये हम बात करते हैं इनकम्प्लीट रिएक्शन के लिए। इनकम्प्लीट रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट का फ्रैक्शन प्रोडक्ट के फ्रैक्शन के बराबर होता है,
और कंप्लीट रिएक्शन में सबके फ्रैक्शंस बराबर होते हैं ना, जितने भी रिएजेंट्स हैं सबके फ्रैक्शंस कंप्लीट रिएक्शन में बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें हमने की थी पिछली क्लास में। अब यहाँ पर इसमें एक एक दो टॉपिक और आते हैं, उसको यहीं पे लिख लेना, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो एक टाइप का क्वेश्चन आता है, परसेंटेज ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, परसेंटेज एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, ये इसी टॉपिक का एक सब टॉपिक है ना। कुछ क्वेश्चंस में ये भी पूछा जाता है कि एक्सेस रिएजेंट का कितना प्रतिशत बच गया, है ना। तो देखो, रिएक्शन में पहले तो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एक्सेस रिएजेंट कौन है ना। तो वो तो सीधी सी बात है कि एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा और बाकी सब एक्सेस होंगे। तो अब जैसे यहाँ पर एक ही एक्सेस रिएजेंट है मीथेन, तो अगर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि रिएक्शन खत्म होने के बाद कितना प्रतिशत मीथेन बच जाएगा, है ना, ध्यान से सुनना, परसेंटेज ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट। तो इनिशियली तो ये क्वांटिटीज थी, है ना, मीथेन जब रिएक्शन चालू हुई थी तो मीथेन स्टार्टिंग में था 3 मोल। अब बाद में फाइनली जब रिएक्शन पूरी खत्म हो जाएगी तो लिमिटिंग रिएजेंट तो हो जाता है 0 मोल, है ना। 0 मोल हो गया, इसका मतलब कितना, 5 मोल ऑक्सीजन खत्म हो गया। तो जब ऑक्सीजन 5 मोल खत्म होगा तो मीथेन कितना खत्म होगा, 2.5 मोल, 2.5 मोल। ठीक है, क्योंकि खत्म होने का रेशियो क्या है, 1:2 का। तो जब ये 5 मोल खत्म होगा तो ये 2.5 मोल खत्म हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, स्टार्टिंग में 3 मोल था और बाद में 2.5 मोल आपने माइनस कर दिया, तो ये बचेगा कितना, 0 मोल, सॉरी 0, एक मिनट रुको, इसको थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूँ, कंजेस्टेड हो गया यहाँ पे। ये आएगा सॉल्व होके 0.5 मोल, है ना। तो फाइनल सिचुएशन में देखो कितना बच रहा है मीथेन, आधा मोल। ठीक है, तो अब अपनी जो हेडिंग थी, हेडिंग क्या थी, परसेंटेज एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, है ना। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में एक्सेस रिएजेंट कौन है, पहली बात तो एक्सेस रिएजेंट है यहाँ पर ई आर है, कौन है, मीथेन, है ना। तो एक्सेस रिएजेंट का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, पूछ के आ रहा है कि कितना 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 प्रतिशत बच गया है। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर वैल्यू 3 मोल स्टार्टिंग में है और बाद में मान लो 1.5 मोल ही बचता, है ना, इसको फील करने की कोशिश करना, स्टार्टिंग में 3 मोल था मीथेन और प्रोसेस खत्म होने के बाद मान लो 1.5 मोल बचा है, तो हम क्या आंसर देते कि भाई आधा बचा है ना, मतलब परसेंटेज कितना हो गया, 50%। ठीक है, अब वही अगर 3 मोल होता, पहले स्टार्टिंग में 3 मोल होता और मान लो बाद में 1 ही मोल बचा होता, तो हम क्या बोलते, कितना परसेंट बच गया है मीथेन, तो 1/3 इंटू 100, मतलब ये कितना आ जाएगा, 33.33%, है ना। मतलब इसको फील करने की कोशिश करो कैलकुलेशन को, कि अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कितना परसेंट एक्सेस रिएजेंट बच गया है, तो वो हम कैसे निकाल रहे हैं कि अमाउंट कितना बच गया है वो तो आ रहा है न्यूमरेटर में, ये देखो, है ना, जो अमाउंट बच रहा है फाइनली वो आ रहा है न्यूमरेटर में, और इनिशियली जो अमाउंट था वो आ रहा है डिनोमिनेटर में, और उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से। ठीक है, तो ये अपना फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला क्या बन गया, ध्यान से देखना, मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट फाइनली, है ना, फाइनली कितना एक्सेस रिएजेंट का मोल्स बचे हैं, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है कि आपने इनिशियली कितने मोल्स लिए थे एक्सेस रिएजेंट के, है ना। तो ये वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगी, इनिशियल मोल्स ऑफ ई आर टेकन, है ना, कि आपने इनिशियली कितने मोल्स लिए थे, और क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है, राइट। तो इंटू 100,
ठीक है, ये क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट। ठीक है, तो अगर एक्सेस रिएजेंट का परसेंटेज पूछता है तो इस फॉर्मूला से निकालेंगे। फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं होना चाहिए क्योंकि आसान है ना। ये सबको क्लियर हो गया क्या, फॉर्मूला समझने में कोई समस्या तो नहीं? फॉर्मूला रटने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? नो सर। ठीक है, तो अब देखो इसमें और क्या वैरायटी हो सकती है। परसेंटेज ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, तो दूसरा क्वेश्चन हो सकता है क्या, परसेंटेज ऑफ एक्सेस रिएजेंट रिएक्टेड, है ना। भाई दो ही बातें होती है, ये जो रिएजेंट है इसका कुछ परसेंट तो रिएक्ट कर जाएगा, है ना, और कुछ और बचा हुआ परसेंट बच जाएगा। तो अगर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ एक्सेस रिएजेंट रिएक्टेड, है ना, कितना एक्सेस रिएजेंट रिएक्ट किया है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे? उसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, है ना। एक तो क्या, एक तो आप परसेंटेज ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट है वो उसको कैलकुलेट कर लो, है ना, और उसको 100 से माइनस कर दो, राइट। परसेंटेज ऑफ एक्सेस रिएजेंट रिएक्टेड इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, है ना। सही है ये फॉर्मूला, क्योंकि टोटल 100% ही होगा ना, जो रिएजेंट है वो कुछ तो रिएक्ट कर जाएगा और बचा हुआ रिएजेंट लेफ्ट हो जाएगा, तो दोनों का सम हमेशा 100 होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला सबको क्लियर हो गया क्या? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? और दूसरा तरीका, अगर ऐसे नहीं निकालना है, 100 से माइनस करके नहीं निकालना है, तो इसका भी फॉर्मूला बना लो। तो जैसे यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट के लिए मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट इसमें आ रहा था न्यूमरेटर में, ऐसे ही परसेंटेज ऑफ एक्सेस रिएजेंट रिएक्टेड के लिए न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, मोल्स मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट रिएक्टेड, कितने मोल्स रिएक्ट कर गए हैं, डिनोमिनेटर में तो वही आएगा, है ना। इनिशियल मोल्स ऑफ ई आर टेकन, इनिशियल इनिशियल मोल्स ऑफ ई आर टेकन, है ना, और परसेंटेज की बात हो रही है तो इंटू 100, ये है दूसरा तरीका निकालने का। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलेज लिख लो कॉपी में। ये लेफ्ट वाला हो गया, परसेंटेज एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, यहाँ से लिख लेना है ना आज, ये तो अपन अपना वही कल का कैलकुलेशन है, उसी को आगे बढ़ाया है। ये वाला पेज भी लिख लो। ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये अब इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं अपन इस क्वेश्चन के लिए, परसेंटेज ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, है ना। तो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, परसेंटेज ऑफ मीथेन लेफ्ट। तो कितना परसेंट मीथेन लेफ्ट होगा, मोल्स ऑफ मीथेन फाइनली रिमेनिंग, फाइनली कितना मोल्स बच रहा था, 0.5 मोल, है ना। ये पीछे वैल्यूज देख सकते हो, फाइनली 0.5 मोल्स बच रहे थे मीथेन के, और इनिशियली कितने थे, 3 मोल, है ना। तो 0.5 मोल बाय 3 मोल्स, मोल्स ऑफ मीथेन इनिशियली टेकन इनटू 100, तो ये कितना आ जाएगा, 1/6, और ये होता है 6 1 जा 6, 6 6 जा 30, 16.66% के आसपास मीथेन लेफ्ट होगा, है ना। और परसेंटेज ऑफ मीथेन रिएक्टेड कितना आ जाएगा, या तो 100 से माइनस करके कर लो, 100 माइनस दिस वैल्यू मतलब 16.66, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 83.34%, है ना। या फिर फॉर्मूले से कर लो, तो फॉर्मूलेज में क्या, परसेंटेज ऑफ मीथेन रिएक्टेड मतलब मोल्स ऑफ मीथेन रिएक्टेड वो आएगा पहले, तो 2.5 मोल मीथेन रिएक्ट हो चुके हैं, है ना।
3 मोल मीथेन इनिशियली लिए थे, बाद में केवल हाफ मोल बचे, मतलब 2.5 मोल रिएक्ट कर गए, डिवाइडेड बाय इनिशियली कितना था 3 मोल इंटू 100, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना जाएगा, 5/6 इंटू 100, 5/6 इंटू 100, है ना। तो ये सॉल्व होके वही आ जाएगा, है ना। 100/6 की वैल्यू थी 16.6, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू रफली सॉल्व होके इतनी ही आ जाएगी, 83.34%। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इस रिएक्शन में? नो सर। पूरे सारा कैलकुलेशन समझ में आ गया ना सबको? तो इसको भी नोट कर लो। नोट कर लिया क्या? आगे बढ़े? हाँ सर। ठीक है, अब देखो इसमें एक और क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, परसेंटेज एफिशिएंसी का, कि रिएक्शन की कितने परसेंट एफिशिएंसी है ना। तो देखो, एफिशिएंसी वर्ड का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी वर्ड का मतलब होता है इनपुट अपॉन आउटपुट, है ना। कि इसको अपन एफिशिएंसी को अपन आसान भाषा में ऐसे समझते हैं कि मान लो मैं 8 घंटे पढ़ने के लिए बैठ रहा हूँ 24 में से, है ना, ध्यान से समझना, 8 घंटे अगर मैं पढ़ने के लिए बैठ रहा हूँ 24 में से, पर मेरा दिमाग जो है वो 50% टाइम ही कंसंट्रेशन रख पाता है, बाकी 50% टाइम मेरा मन अगर इधर उधर भटकता है, तो जो मेरी एक्चुअल एफिशिएंसी आएगी वो 4 घंटे के बराबर ही आएगी, या जो मेरा आउटपुट आएगा वो 4 घंटे के बराबर ही आएगा, है ना, भले ही मैं 8 घंटे किताब खोल के बैठा हूँ। ठीक है, तो एफिशिएंसी का मतलब यही होता है कि स्टूडेंट कितना एफिशिएंट है ना। तो इसको अपन कैसे निकालेंगे कि भाई जो आप आउटपुट तो आप आउटपुट तो 8 घंटे का दे रहे हो, है ना। सॉरी, इनपुट अपॉन आउटपुट होता है, एफिशिएंसी होता है इनपुट। एफिशिएंसी की जो बेसिक डेफिनेशन है वो भी अपन लिख लेंगे आगे, है ना, अभी बस समझते जाओ। इनपुट नहीं, एक मिनट उल्टा लिख दिया मैंने। इनपुट हमेशा ज़्यादा होता है ना, और आउटपुट हमेशा कम होता है, तो जो बड़ी वैल्यू है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगी, तो आउटपुट अपॉन इनपुट, है ना, ये होती है एफिशिएंसी, और इसको अपन 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगी परसेंटेज एफिशिएंसी। ठीक है, तो अगर कोई स्टूडेंट 8 घंटे पढ़ने बैठ रहा है तो वो इनपुट 8 घंटे के बराबर दे रहा है ना, 8 आवर्स उसका इनपुट हो गया, लेकिन उससे जो एक्चुअल आउटपुट आ रहा है वो 4 घंटे के बराबर ही आ रहा है ना, तो न्यूमरेटर में 4 आवर्स आ जाएगा। बस इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये अपनी आ गई एफिशिएंसी, है ना। वो स्टूडेंट जो है वो केवल 50% एफिशिएंसी से ही काम कर रहा है। ठीक है, तो ये तो अपन ने समझा एफिशिएंसी सिंपल भाषा में, क्या ये सबको समझ में आ गया? इसको समझने में कोई डाउट तो नहीं किसी को? नहीं तो और थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। समझ चलो ठीक गए है। सर। ठीक है, तो अब देखो, अगर ये बात समझ में आ गई हो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से देखना। अब अपन रिएक्शन में एफिशिएंसी की बात क्या कहते हैं? तो रिएक्शन में जब परसेंटेज एफिशिएंसी की बात हो रही है तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन से पूरा आउटपुट नहीं आ रहा होगा, है ना। वही परसेंटेज एफिशिएंसी की बात हम तभी करेंगे जब हमें आउटपुट में डाउट होगा कि पूरा आउटपुट आ रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफिशिएंसी की बात हम तभी करेंगे जब रिएक्शन क्या हो, बताओ, कंप्लीट हो या इनकम्प्लीट हो? कंप्लीट हो तब बात करेंगे या इनकम्प्लीट हो तब बात करना चाहिए? बताओ, अपने विचार व्यक्त करो चैट में, या ऐसे भी कर सकते सर हो मौखिक रूप कंप्लीट। से। कंप्लीट? कंप्लीट। क्यों? सर इनकम्प्लीट। प्रियांशी, कंप्लीट में क्यों? सर क्योंकि जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तभी तो पता चलेगा कि क्या एफिशिएंसी रह गई थी रिएक्शन की। नहीं नहीं, अगर देखो ध्यान से समझना, अगर रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो वो तो 100% एफिशिएंट है ना। नहीं सर, मेरा ये मतलब नहीं था कि वो 100% कंप्लीट हो रही है।
अच्छा क्योंकि हाँ हाँ चलो बोलो। क्योंकि 100% थोड़ी कंप्लीट होगी रिएक्शन अगर वो एफिशिएंट नहीं होगी तो। हाँ तो इसका मतलब वही हुआ ना कि एफिशिएंसी की बात हम इनकम्प्लीट रिएक्शन के लिए करेंगे, हम्म। क्योंकि ऑल कंप्लीट रिएक्शंस विल ऑलवेज हैव हाउ मच एफिशिएंसी, 100%। क्योंकि भाई जितना प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना प्रोडक्ट आपको मिल रहा है ना, तो वो तो फिर हमेशा 100% एफिशिएंट चल रही है रिएक्शन, राइट। तो जो एफिशिएंसी वाला टर्म है वो कंप्लीट रिएक्शन में यूज नहीं होता है, वो इनकम्प्लीट रिएक्शन के लिए यूज होता है ना। क्योंकि इनकम्प्लीट रिएक्शन में अब अपन को डाउट होता है कि भाई प्रोडक्ट कितना जनरेट होगा, है ना, तो वो डिपेंड करता है लिमिटिंग रीजेंट की क्वांटिटी से। ध्यान से सुनना। तो जब हम लिमिटिंग रीजन को हम जितना कम करते जाएंगे, हम देखेंगे कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी उतनी कम जनरेट होती जा रही है, इसका मतलब रिएक्शन उतना ही इनएफिशिएंट होता जा रहा है। ठीक है। तो जो एफिशिएंसी की बात जो की जाती है वो इनकम्प्लीट रिएक्शन के लिए की जाती है। कंप्लीट रिएक्शन मींस देयर इज 100% एफिशिएंसी। क्या ये बात सर समझने में? अगर हम हाँ बोलो। सर अगर हम बोलेंगे कि कोई रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो गई तो वो 100% तक कंप्लीट रहेगी कि ऐसा भी कोई परसेंट रहेगा जो नहीं हुआ होगा? देखो जैसे यही वाली जो रिएक्शन है, इसमें ये रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं है, इसीलिए क्योंकि इसमें रिएक्टेंट बच रहा है फाइनली। हम्म। ठीक है। किसी भी रिएक्शन को हम कहते हैं कि वो रिएक्शन पूरी तरह कंप्लीट हो गई, ये स्टेटमेंट तभी सही है जब रिएक्शन पूरी तरह कंज्यूम हो रहे हो, सॉरी रिएक्टेंट्स पूरी तरह कंज्यूम हो रहे हो, है ना। रिएक्टेंट बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए, पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। अगर ऐसा किसी रिएक्शन में हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम कंप्लीट रिएक्शन बोलते हैं। और एक भी अगर रिएक्टेंट बच रहा है रिएक्शन खत्म होने के बाद, तो इसका मतलब वो रिएक्शन कैसी है? इनकम्प्लीट है ना। क्लियर हुआ प्रियांशी? यस सर। तो जो इनकम्प्लीट रिएक्शन है फिर हम उसके लिए परसेंटेज एफिशिएंसी की बात करेंगे कि भाई कितनी ओके। रिएक्शन किस हद तक इनकम्प्लीट है। तो अगर कोई रिएक्शन 50% अगर किसी रिएक्शन की एफिशिएंसी 50% आ रही है और किसी रिएक्शन की एफिशिएंसी 75% आ रही है, तो हम कहेंगे कि ये जो 75% जिसकी एफिशिएंसी है, ये रिएक्शन ज्यादा कंप्लीट हुई है उसकी तुलना में जिस रिएक्शन की 50% एफिशिएंसी है। क्या ये स्टेटमेंट सबको समझ में आ गया जो अभी मैंने बोले पिछले 2 मिनट में? यस सर। ठीक है, तो अब अपन इसको यस लिख सर। लेते हैं, नए पेज पे लिख लेते हैं इसको। नेक्स्ट है अपना परसेंटेज एफिशिएंसी। ठीक है। तो परसेंटेज एफिशिएंसी का मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है आप इनपुट कितना दे रहे हो डिनोमिनेटर में, ये मतलब जनरल मीनिंग है ना एफिशिएंसी का, और आउटपुट कितना आ रहा है इनटू 100, है ना। ये तो बेसिक फॉर्मूला होता है परसेंटेज एफिशिएंसी का। अब रिएक्शन के सेंस में देखो, फिर से वही रिएक्शन लिख देते हैं, CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O। ये 2 यहाँ भी आ जाएगा। इसके लिए थे अपन ने T इज इक्वल टू 0 पे 3 मोल, इसके लिए थे हमने 5 मोल स्टार्टिंग में, और ये तो थे 0 0 0 0। फिर फाइनली ये बच रहा था अपना, 3 में से 2.5 मोल रिएक्ट कर गया था, तो ये बच गया था अपना 0.5 मोल, और ये खत्म हो गया था पूरा, है ना। 5 में से 5 पूरा खत्म हो गया था, तो ये बच रहा था 0, और उससे ये बन गया था 2.5 और ये बन गया था 5। तो अब देखो इस रिएक्शन की अगर हमको परसेंटेज एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है तो वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एक्सेस रिएजेंट की हेल्प से, है ना। कि देखो अगर एक्सेस रिएजेंट जो है वो 0.5 ही बच रहा है, मतलब अगर 2.5 ही कंज्यूम हो रहा है, तो हमारी परसेंटेज एफिशिएंसी कैसे कितनी आ जाएगी? परसेंटेज एफिशिएंसी हमारी आ जाएगी 2.5/3 इंटू 100, मतलब ये वही वैल्यू हो जाएगी 83.5
2.5/3 वही पिछली वाली वैल्यू, 2.5/3 into 100 मतलब 83.34%। ठीक है, 83.34%। देखो, तो ये हम एक्सेस रीजन की हेल्प से क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि लिमिटिंग रीजन तो पूरा खत्म होने वाला है ना। लिमिटिंग रीजन तो हमेशा रिएक्शन खत्म होने के बाद पूरा खत्म हो जाता है, ये बात तो हमें पता है ही। तो लिमिटिंग रिएजेंट के करस्पॉन्डिंग, ध्यान से सुनना, इसको फील करने की कोशिश करना जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। लिमिटिंग रिएजेंट के करस्पॉन्डिंग एक्सेस रिएजेंट कितना कंज्यूम हो रहा है, उसी से तो अपन को पता चलेगा ना कि रिएक्शन कितनी आगे गई है। जैसे मान लो अगर 3 मोल अपन ने मीथेन लिया, 3 मोल अपन ने मीथेन तो इनिशियली लिया है, अगर मीथेन 0.5 मोल ही कंज्यूम होता तो हम कहते कि रिएक्शन जो है वो कम आगे गई है ना। अगर रिएक्शन, अगर मीथेन 1.5 मोल कंज्यूम होता तो हम क्या कहते कि रिएक्शन 50% आगे गई है ना। 50% एफिशिएंसी है रिएक्शन की, तो 1.5 मोल तो कंज्यूम हो गया और 1.5 मोल बच जाएगा। ठीक है, वही अगर हम इसको बढ़ा दें, 2 मोल अगर मीथेन कंज्यूम हुआ है 3 में से, तो 2 मोल कंज्यूम हुआ है मतलब ज्यादा कंज्यूम हो गया, मतलब रिएक्शन ज्यादा हुई है ना। तो रिएक्शन ज्यादा हुई है तो इसकी परसेंटेज एफिशिएंसी भी ज्यादा आएगी। उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2/3 into 100। तो बेसिकली इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि जो परसेंटेज ऑफ एक्सेस रिएजेंट रिएक्टेड होता है वो ही परसेंटेज एफिशिएंसी के बराबर होता है। क्या इस स्टेटमेंट में किसी को समस्या है? क्या ये स्टेटमेंट किसी को गलत तो नहीं लग रहा कि जो परसेंटेज ऑफ एक्सेस रिएजेंट जितना रिएक्ट होगा वो ही उस रिएजेंट की परसेंटेज एफिशिएंसी होगी उस रिएक्शन की। ये बात क्या सबको हजम हो रही है? यस सर सर। क्या हम कह सकते हैं कि जो मोल्स जो एफिशिएंसी है किसी चीज की, हम्म। क्या बोलते हैं? हाँ सर, कह सकते हैं कि जो आउटपुट आ रहा है हमारा उसे हम मोल्स रिएक्टेड से कॉम्प्रिहेंड करेंगे कि मोल्स लेफ्ट से कॉम्प्रिहेंड करेंगे। जो हमारा आउटपुट आ रहा है, आउटपुट मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। यस सर, मोल्स में। हाँ, तो जैसे प्रोडक्ट का अमाउंट तो ये आ रहा है अपना 2.5 और 5, ठीक है। हाँ, तो और अब क्या कह सर रही है? आउट मीथेन का मैं कह रही थी सर कि जो हम्म। आउटपुट ये इसका तो 2.5 मोल्स है, तो हम लोग जितना रिएक्ट कर रहा है मोल उतना लेंगे ना आउटपुट में, कि जितना बच रहा है उतना लेंगे। आउटपुट में जितना रिएक्ट कर रहा है उतना लेंगे कि जितना बच रहा है उतना लेंगे? ये जितना रिएक्ट कर रहा है उतना ले लो एक्सेस रिएजेंट का। एक्सेस रिएजेंट की हेल्प से ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, मतलब तो इन एक्सेस। शॉर्ट हाँ हाँ बोलो। जैसे इसमें 3 मोल थे लेकिन 2.5 रिएक्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल हम सही लोग बात है। आउटपुट में 2.5 लेंगे, 0.5 की जगह 2.5 लेंगे। आउटपुट में मतलब इस तरफ। नहीं सर, CH4 की बात कर रही हूँ। हाँ, CH4 तो कंज्यूम हो रहा है ना। तो CH4 2.5 मोल कंज्यूम हो गया, उससे आउटपुट में CO2 2.5 मोल जनरेट हो रहा है। ओके सर। इसको, अच्छा इसको दूसरे तरीके से वैसे भी देख सकते हैं। देखो, आप तो प्रोडक्ट के हिसाब से देख लो, है ना। देखो ध्यान से सुनना प्रियांशी, अब तुम्हें क्लियर हो जाएगा। अगर ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही होती, है ना, अगर ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही होती तो इसका मतलब ये जो है ये भी 0 मोल बचता फाइनली। क्या ये यस बात सर। सही है? तो अगर ये 0 यस मोल सर। बचता इसका मतलब ये पूरा 3 मोल यहाँ पे रिएक्ट हो गया होता, -3 मोल होता, जो अभी 2.5 मोल हमने माइनस किया है। यस सर। तो अगर ये 3 मोल माइनस होता तो यहाँ पर कितना जनरेट होता CO2? 3, 3। क्योंकि 1:1 का रेशियो है। जब ये 1 खत्म होता है तो 1 जनरेट होता है, तो जब ये 3 खत्म होगा तो ये 3 जनरेट होगा। सही है? यस सर। तो देखो, इस रिएक्शन में CO2 की अगर मैं बात करूं तो CO2 का मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट कितना है? 3 मोल ही है ना, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता किसी केस में, यस सर, 3 ही हो क्योंकि सकता है। 3 ही हो सकता है ना। मैं ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। नहीं नहीं। तो वैसे भी देख सकते हो प्रोडक्ट के हिसाब से अगर देखना है तो, कि भाई मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, इस रिएक्शन का जो मैक्सिमम आउटपुट हो सकता है वो हो सकता है 3, और अभी हमारा आउटपुट आ रहा है 2.5।
तो ये ओके इतना सर। परसेंट एफिशिएंट हो गया हमारा रिएक्शन। समझ में आया प्रियंशी? तो सर ऐसा तो 2H2 पे भी ले सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ले सकते हो, तो सेम आंसर आएगा। 2H2 पे भी लेके तो देख लो। लेकिन देखो 2H2 पे तो देखो 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 100% पूरा ही आएगा ना। नहीं 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 आएगा, देखो ना, अगर ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही होती तो यहाँ से 3 मोल माइनस होता। ये बाकी लोग भी ध्यान से सुनना, अच्छा डाउट पूछा है उसने। 3 मोल अगर यहाँ से माइनस होता तो वाटर के कितने मोल जनरेट होते फिर? एक से होता है 2, तो 3 जब ये खत्म होगा तो यहाँ पे 6 मोल वाटर जनरेट होते, अगर रिएक्शन कंप्लीट होती तो। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है 6, ये मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट है वाटर के हिसाब से। अगर हम देखें तो मैक्सिमम पॉसिबल वाटर के मोल 6 ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। सही बात है क्या? यस सर। और अभी कितने हैं? 5। 5। तो देख लो फिर से आंसर वही आएगा, 2.5 बाई ओके 3 सर, मतलब क्लियर 5 हो बाई गया। 6। ठीक है, हम्म। तो तुमने सही सही डाउट पूछा था कि देखो अपन लिमिटिंग रिएजेंट के अलावा कितने पर रिएक्शन कितना परसेंट एफिशिएंट है वो हम किसी की हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। वो हम एक्सेस रीजन के हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या वो हम प्रोडक्ट्स के हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर हम इसकी हेल्प से इसलिए कैलकुलेट करते हैं क्योंकि ये हमारे लिए थोड़ा सा शॉर्ट पड़ता है ना। यहाँ पे अपन को दोनों वैल्यूज पता है कि मीथेन इनिशियली 3 मोल था और बाद में 2.5 मोल रिएक्ट कर गया, है ना। तो ये फॉर्मूला ज्यादा सिंपल है कैलकुलेट करने के लिए, आप 2.5 को 3 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, समझ क्लियर हो गया क्या सबको? यस सर। बाकी लोगों को? यस सर। ठीक है, तो अब अपन लिख लेते हैं। अब देखो इसका अपन फॉर्मूला क्या बना लेते हैं, अगले पेज पे इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं जनरलाइज करके, ध्यान से देखना। तो इसका मतलब है परसेंटेज एफिशिएंसी जो होता है वो होता है मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट रिएक्टेड, है ना। एक्सेस रिएजेंट मतलब मीथेन के कितने मोल्स रिएक्ट हुए, 2.5 मोल, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ मीथेन, मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट इनिशियली टेकन। स्टार्टिंग में आपने एक्सेस रिएजेंट के कितने मोल्स लिए थे, टेकन इनटू 100, this will be the percentage efficiency of the reaction। क्या ये फॉर्मूला समझने में किसी को समस्या तो नहीं है? ये फॉर्मूला सबको समझ में आ गया लॉजिक? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब इसको नोट कर लो, है ना। चाहो तो ये वैल्यूज रेड पेन से नोट कर, या मतलब डिफरेंट कलर्ड पेन से नोट कर सकते हो। तो अगर ये डिफरेंट कलर्ड पेन से नोट करोगे तो वहां पे लिख लेना कि वो लिख लेना नीचे, रेड कलर इंडिकेट्स, रेड कलर इंडिकेट्स मोल्स ऑफ कंप्लीट रिएक्शन, है ना। जो वैल्यूज हमने रेड कलर से लिखी हैं वो उन मोल्स की बात कर रही हैं जब रिएक्शन कंप्लीट होती। रेड कलर इंडिकेट्स मोल्स ऑफ कंप्लीट रिएक्शन। ठीक है, तो इसको नोट कर लो पूरा। मतलब ये मोल कंसेप्ट कुल मिला के देखो, सीधी सी बात ये है कि जो मोल कंसेप्ट जितना भी टॉपिक है ना, और स्टोइशियोमेट्री वगैरह पूरा, ये तुम पूरा फील करके लॉजिकली समझ के कर सकते हो। इसमें ऐसा कोई भी फॉर्मूला या ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो हमें रटने की आवश्यकता पड़े। ठीक है, तो हमको कोशिश यही करना है कि हम क्वेश्चन को लॉजिकली सॉल्व करें, फॉर्मूला ना लगाएं तो ज़्यादा बेटर है। तो ये नोट कर लिया क्या? जब नोट करके हो जाए तो बता देना एक बार। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नोट कर लो जल्दी।
फॉर्मूला ध्यान देना, हम प्रोडक्ट्स के लिए भी बना सकते हैं, है ना, प्रोडक्ट्स के लिए भी हम बना सकते हैं। प्रोडक्ट्स के लिए फॉर्मूला कैसे बन जाता, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड डिवाइडेड बाय, नीचे क्या जाता, मैक्सिमम मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, है ना। प्रोडक्ट के लिए कैसा फॉर्मूला बन जाता, इसको भी हम लॉजिकली खुद ही बना सकते हैं कि अभी कितना मोल्स प्रोडक्ट का फॉर्म हो रहा है, जैसे मीथेन का सॉरी CO2 का 2.5 मोल फॉर्म हो रहा था, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एक्चुअली गेटिंग फॉर्म्ड, एक्चुअली गेटिंग फॉर्म्ड। तुम लोग को भी राइटिंग समझ तो आती है ना, यस। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एक्चुअली गेटिंग फॉर्म मतलब असल में कितने प्रोडक्ट के मोल्स फॉर्म हो रहे हैं और मैक्सिमम कितने हो सकते थे अगर रिएक्शन कंप्लीट होती तो मैक्सिमम मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इफ, अगर रिएक्शन कंप्लीट होती तो, इफ रिएक्शन वाज कंप्लीट, इफ रिएक्शन वाज कंप्लीट, और परसेंटेज निकालने की बात हो रही है तो इस फ्रैक्शन को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो प्रोडक्ट के लिए वही बात है कि फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा बनता है ना, तो वो एक्सेस रिएजेंट की हेल्प से ज्यादा थोड़ा छोटा फॉर्मूला बनता है, तो कैलकुलेट करने में या प्रोसेस करने में ज्यादा कन्वीनियंट होता है, ठीक है। और कोई बात नहीं है, आप चाहो तो प्रोडक्ट के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, लिख लिया क्या? तो आई होप अब लिमिटिंग रीजन का टॉपिक तो क्लियर हो गया होगा थ्योरेटिकली, है ना। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चंस पे, ठीक है। यहां तक थ्योरी में अगर किसी को कोई डाउट लग रहा हो तो पूछ लो, नहीं तो अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो देखो भैया, पहला क्वेश्चन लिखो, पहला सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, थ्री मोल्स of Na2CO3 is reacted with 6 moles of HCl solution, full stop. Find volume of CO2 gas produced at STP, है ना। क्वेश्चन यहाँ से चालू हो रहा है ना, ये 1 और 3 में कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन नंबर 1 फिर यहाँ से चालू हो रहा है 3 मोल्स ऑफ Na2CO3 से। तो मैं रिएक्शन बता देता हूँ, रिएक्शन है Na2CO3 प्लस 2HCl gives NaCl plus CO2 plus H2O। निपटा दो जल्दी क्वेश्चन को, आंसर टेक्स्ट करो। ये जो प्लस H2O है ये प्रोडक्ट में लिख लेना, है ना, वो इरेज नहीं हो रहा मुझसे यहाँ से। तो ये प्लस H2 जो है वो यहाँ पर है प्रोडक्ट में, यहाँ पर, या मैं लिख के देता हूँ, ये है प्लस H2O, है ना, प्रोडक्ट साइड में, यहाँ पे नहीं आएगा।
सही है अंकुर। बाकी लोग भी जल्दी जल्दी आंसर भेज दें जिसका हो जाए। बाकी लोगों का आया क्या? नहीं मानस, गलत है आंसर। और क्या बोलते हैं, अंकुर का है, मानस का है, चंद्रमान बन रहा है, प्रियांशी। चलो देखो मैं बता देता हूँ, अभी है ना, एक का सही आ गया था। देखो जब भी ये मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, सबसे पहले तो रिएक्शन, दो बातों पे हमें ध्यान देना होता है कि क्या हम रिएक्शन हमें दी है कि नहीं दी है। अगर रिएक्शन नहीं दी है तो पहले तो हम लैंग्वेज पढ़ के रिएक्शन लिखते हैं, मतलब केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, है ना। और फिर सेकेंड स्टेप होती है कि हम उसको बैलेंस करते हैं। तो अब यहाँ पे इक्वेशन तो हमें दी हुई है ना, तो हम सेकेंड स्टेप चेक करेंगे कि हमें इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस। क्योंकि जब आप बैलेंस करोगे तभी आपको मिलेंगे क्या, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, जो कि मोल कंसेप्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, बिना स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन करना एकदम ही बेबुनियाद है ना। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, सही स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमें मिलना चाहिए, नहीं तो आंसर विदाउट अ डाउट गलत आएगा। तो उसके लिए चेक करो अब। ओ क्वेश्चन रेज हो गया, एक सेकंड। तो उसके लिए चेक करो कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं। तो 2 सोडियम, लेफ्ट राइट साइड में एक ही सोडियम आ रहा है, तो इसको करो 2 NaCl, है ना। फिर कार्बन देखो, लेफ्ट साइड में एक, राइट साइड में एक। ऑक्सीजन देखो, लेफ्ट साइड में 3 और राइट साइड में भी हैं 2 और एक 3, सही है। हाइड्रोजन 2 और यहाँ पर भी 2, सही है। क्लोरीन 2 2, सही है। तो अब ये रिएक्शन हो गई बैलेंस्ड। ठीक है, मैंने क्वेश्चन में जानबूझ के आपको पार्शियली बैलेंस्ड रिएक्शन दी थी, देखने के लिए कि कितने लोग इस बात को पकड़ पाते हैं कि नहीं, है ना। तो अब ये रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस्ड है। तो बस अब तो क्या बचा, अब इसकी वैल्यूज लिखना चालू कर दो। T इज इक्वल टू 0 पे 3 मोल तो Na2CO3 है, 3 मोल रिएक्ट विद 6 मोल HCl, 6 मोल प्रोडक्ट तो कुछ बनेगा नहीं आगे, है ना। 0 0 0। फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड एट STP। क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइनली ध्यान से सुनना, क्वेश्चन पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ CO2, है ना। वॉल्यूम ऑफ CO2 आपको निकालना है STP पे। तो वॉल्यूम किस में आता है, तो एक ही फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय मोलार वॉल्यूम, है ना। और मोलार वॉल्यूम किसी भी गैस की एसटीपी पे कितनी होती है, 22.4 लीटर। ठीक है, तो बस अब हमको निकालना क्या है, हमको किसी तरह से CO2 के मोल्स पता चल जाए, है ना, तो उससे हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो CO2 के मोल्स अब कैसे पता चलेंगे, तो इस रिएक्शन से पता चलेंगे, है ना। तो इनिशियल ये सिचुएशन थी, अब फाइनल सिचुएशन पे गौर करो। तो फाइनली अब हम चेक करते हैं रेशियो। तो आइडियल रेशियो होना चाहिए कंप्लीट रिएक्शन के लिए 1:2 का, और यहाँ पर है रेशियो 3:6, मतलब 1:2, मतलब ये कंप्लीट रिएक्शन के लिए ये रेशियो सही है ना। तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ये दोनों पूरी तरह खत्म हो जाएंगे और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो किसी से भी प्रोडक्ट बना दो, HCl से अगर बनाना है तो HCl के दो HCl से एक CO2 बनता है, तो 6 से कितना बनेगा, 3 मोल। और HCl से नहीं बनाना है, सोडियम क्लोराइड से बनाने का मन है, तो उससे भी ऐसे ही आ जाएगा, है ना। एक सोडियम क्लोराइड से एक CO2 बनता है, तो 3 से कितना बनेगा, 3 मोल, है ना। किसी से भी कर लो, आंसर सेम आएगा। ये तो हमने ओरली कर लिया,
अब किसी को ओरल करने का मन नहीं है तो फॉर्मूले से भी वो कर सकता है। तो पहले आप फ्रैक्शंस चेक कर लो, है ना। तो क्या लिमिटिंग रीजेंट हम कैसे चेक करते हैं कि जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उन सबका फ्रैक्शन चेक करो। तो मोल्स ऑफ Na2CO3 बाय उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, ये फ्रैक्शन कितना आएगा 3/1 मतलब 3। और अगला फ्रैक्शन है HCl का, मोल्स ऑफ HCl बाय उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 इज इक्वल टू HCl के मोल्स कितने दिए हैं 6, तो 6/2 मतलब 3। तो अब हमने सारे रिएक्टेंट्स के फ्रैक्शंस कैलकुलेट कर लिए और हमने देखा कि ऐसा कोई रिएक्टेंट नहीं है जिसकी वैल्यू लीस्ट आ रही हो, है ना, सबकी वैल्यूज बराबर आ रही है। तो जब सारे फ्रैक्शन की वैल्यूज बराबर आती हैं तो ऐसा किसमें होता है कंप्लीट रिएक्शन में। तो इसकी हेल्प से भी हम ये कंक्लूड कर सकते हैं क्या कि दिस रिएक्शन इज अ कंप्लीट रिएक्शन। तो अगर ये रिएक्शन एक कंप्लीट रिएक्शन है तो बस किसी की हेल्प से कैलकुलेट कर लो फिर, है ना। मतलब कंप्लीट रिएक्शन में या तो कोई भी लिमिटिंग रीजेंट नहीं है या सारे लिमिटिंग रीजेंट है। सारे लिमिटिंग रीजन का मतलब क्या है कि हम किसी के भी फ्रैक्शन से प्रोडक्ट का फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बस अब इसका ये 3 मोल आ गया तो बस यहाँ वैल्यू डाल दो। तो इसको सॉल्व करोगे तो वॉल्यूम ऑफ CO2 अपना आ जाएगा ये 3 × 22.4 मतलब 3 × 22.4 लीटर मतलब ये आ जाएगा लगभग 67.2 लीटर्स। ठीक है, इसमें कौन समस्या तो नहीं किसी को? क्लियर हो गया क्या पूरा कैलकुलेशन? तो इस क्वेश्चन में कितने लिमिटिंग रीजेंट थे? एक भी नहीं। और कितने एक्सेस रीजेंट थे? एक भी नहीं, है ना। कोई इसमें लिमिटिंग नहीं है, कोई एक्सेस नहीं है, सब बराबर है इसमें। ठीक है, इसको ये क्वेश्चन ध्यान से देख लो, है ना। इसको अपन ऐसे ओरली भी कर सकते हैं, है ना। जैसे अपन ने देख लिया 1:2, मतलब इसके क्वेश्चन में आइडियली पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। 1:2 का रेशियो है, 3:6 दिया है मतलब 1:2 दिया है मतलब कंप्लीट रिएक्शन होगी। तो बस जैसे अपन ने बैलेंस किया CO2 के मोल्स निकालना है तो Na2CO3 के 3 मोल है तो CO2 भी 3 मोल बनेगा। अब 1 मोल की वॉल्यूम होती है 22.4 तो 3 मोल की वॉल्यूम हो जाएगी 22.4 × 3 मतलब 67.2, है ना। इतना फास्ट अपन कर सकते हैं या करेंगे जब अपनी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह का क्वेश्चन विद इन 15 to 20 सेकेंड्स सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 6 क्या चंद्रमान, 6 क्या? ये तुमने जो चैट में 6 लिखा है इससे क्या कहना चाह रहे हो भाई? चलो ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन देता हूँ, है ना। अब मैं ये क्वेश्चन उम्मीद करूंगा कि सब लोग सही सही बताएंगे। ठीक है, स्टेप्स ध्यान रखना। पहली स्टेप केमिकल इक्वेशन लिखना, दूसरी स्टेप केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना, तीसरा रेशियो के हिसाब से एक्चुअल अमाउंट को देखना कि लिमिटिंग रीजेंट की संभावना है कि नहीं। अगर लिमिटिंग रीजेंट है तो प्रोडक्ट्स लिमिटिंग रीजेंट के हिसाब से फॉर्म होंगे। अगर लिमिटिंग रीजेंट नहीं है तो किसी की हेल्प से भी प्रोडक्ट का अमाउंट कैलकुलेट करके बता दो। ठीक है, ये सिंपल स्टेप्स होती हैं। 6 moles Na2CO3 reacts with 4 moles HCl. Find volume of CO2 produced at STP। इसका आंसर बताओ। रिएक्शन वही पिछले वाली है ना, पिछले वाली रिएक्शन है Na2CO3 plus HCl gives NaCl plus CO2 plus H2O। 89.6, एक मिनट रुको, देखते हैं यार, कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। आंसर तो मेरे पास भी इसका नहीं दिया है। खैर बाकी लोग बताओ यार, किसी का मैच कर रहा है क्या?
जो प्रोडक्ट आ रहा है वही बता देना, है ना, फाइनल आंसर नहीं भी बताओगे तो चलेगा। इस तरह से प्रोडक्ट मतलब ये बता देना जो एक्सप्रेशन है, फाइनल एक्सप्रेशन 3 इंटू 22.4, इस तरह से भी आंसर दे सकते हो। चंद्रभान का आ रहा है 44.8। अलग अलग आंसर आ रहे हैं भाई, दो लोगों के तो अलग आए हैं, और बताओ बाकी लोग। बाकी लोग भी बताइए। फोर्टी 4.8 आ रहा है ना। दो आंसर आए मेरे पास 44.8 वाले, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि वही सही आंसर है। ठीक है, अब देखो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो पहले तो बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस ये अपन ने पिछला वाला किया था, इसी को टीप देते हैं यहाँ पे। ये 2 आएगा और ये 2 आएगा, है ना। देखो पहले तो ओरली कर रहा हूँ, है ना। 6 पे 4, 6 पे 4 मतलब 3 पे 2, मतलब दो 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 मोल के लिए ये 3 मोल दिया है, और यहाँ पर मतलब 2 के लिए कायदे से ये 1 मोल होना चाहिए, लेकिन दिया हमें 2 के लिए 3 मोल है, मतलब Na2CO3 ज्यादा दिया है, मतलब HCl कम दिया है, मतलब HCl हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। तो हमें CO2 के मोल निकालना है, तो 2 से 1 बनता है, तो 4 से बनेगा 2, तो आंसर आएगा 44.8 लीटर। ठीक है, ये हुआ ओरली। जिसको समझ में आ गया ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। अब अपन इसको स्लो मोशन में देखते हैं। तो देखो भैया स्लो मोशन में Na2CO3, अब रेशियो देखो, रेशियो कितना दिया है, आइडियली होना चाहिए रेशियो 1:2 कंप्लीट रिएक्शन के लिए, है ना। क्वेश्चन में हमें जो एक्चुअल क्वांटिटी दी है वो दी है 6 और 4, तो 6:4 मतलब 3:2, तो ये हमें दिया है एक्चुअल वैल्यूज क्वेश्चन में 3:2। तो 2 पे होना चाहिए कायदे से 1, लेकिन है 2 पे कितने 3, तो मतलब ये ज्यादा दिया है हमको। Na2CO3 एक्सेस रिएजेंट हो गया, तो HCl हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, HCl हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। तो बस अब क्या, फ्रैक्शन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट इज इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट। तो फ्रैक्शन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट इज इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ लिमिटिंग, अब मोल्स ऑफ लिमिटिंग एजेंट कितने दिए 4, तो ये आ जाएगा 4/2, ये हो गया अपना मोल्स ऑफ CO2, जो कि हो जाएगा सॉल्व होके कितना 2, तो वॉल्यूम आ जाएगी CO2 की, वही वही वाला फॉर्मूला, वॉल्यूम हो जाती है क्या, मोल्स इंटू मोलार वॉल्यूम, मतलब 2 इंटू 22.4 लीटर, मतलब 44.8 लीटर्स। ठीक है, क्लियर हो गया क्या। तो ये वाला तो कैलकुलेशन अपन ने ओरली कर दिया था, लिमिटिंग रीजन को पहचानने वाला, है ना। अब अगर किसी को फॉर्मूले से करना है तो फिर से दोनों के फ्रैक्शंस पहले कैलकुलेट करो, है ना। फ्रैक्शन ऑफ Na2CO3, Na2CO3 का फ्रैक्शन पहले तो कैलकुलेट करो, मोल्स ऑफ Na2CO3/1, है ना। ये वैल्यू कितनी आई 6, है ना, ये दिया है 6 मोल्स। ठीक है, दूसरे रिएक्टेंट का फ्रैक्शन कैलकुलेट करो, ये सब स्टेप्स कल हमने कॉपी में लिखे थे, है ना, ध्यान होगा तुम्हें। मोल्स ऑफ HCl/2, HCl के मोल्स दिए 4, 4/2 2, तो हमने कल कॉपी में लिखा था कि सारे रिएक्टेंट के फ्रैक्शन में से जिसका लीस्ट फ्रैक्शन की वैल्यू आती है वो हो जाता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो 6 और 2 में से 2 जो है वो छोटी वैल्यू है, तो ये फ्रैक्शन लीस्ट है HCl का, तो HCl हो जाएगा हमारे लिए देयरफॉर बिकॉज 2 is less than 6, therefore HCl is LR। ठीक है, जिसको फॉर्मूले से करना हो इस तरह से कर सकता है। बस आगे की कहानी तो फिर ये है ना।
लिमिटिंग रीजन के फ्रैक्शन को प्रोडक्ट के फ्रैक्शन के बराबर कर दो। ठीक है, तो तीनों तरीके से समझ में आ गया ना क्वेश्चन। कैसे, पहले तो हम ओरली कर सकते हैं, ठीक है, ओरली के बाद हम इस तरह से कर सकते हैं कि रेशियो के हिसाब से देख के, रेशियो लिख के, रेशियो कंपेयर करके। और फिर जो लॉन्गेस्ट तरीका है वो ये है कि पहले आप फ्रैक्शन से लिमिटिंग रीजन पहचानो और उसके हिसाब से फिर आंसर निकालो। ठीक है, तो जो ओरली जो अपन ने किया उसमें करीबन इस क्वेश्चन में आइडियली लगना चाहिए 15 सेकंड के आसपास, और कोई ऐसे पूरा करेगा तो उसको लग सकता है करीबन 40-45 सेकंड, है ना। तो ये सब हमको अंदाजा होना चाहिए किस मेथड में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है किसी को? सबको क्लियर हो गया क्या? जल्दी जल्दी बोल दिया करो भाई। हाँ ना, कुछ बोलो या कुछ लिख दो तो फिर मैं आगे बढ़ूं। क्लियर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन is carried out by taking 24 ग्राम कार्बन and 96 ग्राम ऑक्सीजन O2, है ना, कॉमा, ये जो भी ये 2 आता है ना, ये सबस्क्रिप्ट में है ना, नीचे की तरफ है वो, तो उसको तुम लोग कॉपी में सही से लिख दिया करो। यहाँ पर स्क्रीन पे सबस्क्रिप्ट लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं इसको नॉर्मली लिख देता हूँ। तो अपन को फाइंड आउट करना है एक्सेस रिएजेंट। पहली बात तो कौन सा है इसमें, फिर दूसरा कितना बचा है, हाउ मच एक्सेस रिएजेंट इज लेफ्ट, और तीसरा मोल्स ऑफ CO फॉर्म्ड, मोल्स ऑफ CO फॉर्म, है ना। ये 3 चीजें बतानी है। चैट में कॉमा लगा लगा के आंसर बता दो। क्या कोई रिएक्शन मुझे बता सकता है क्वेश्चन पढ़ के किस कौन सी रिएक्शन हो रही होगी? सर कार्बन प्लस O2 CO2 बनेगा सर शायद। नहीं नहीं, CO2 नहीं बनेगा। वही तो बात है कि देखो, ध्यान देना, यहाँ पर CO पूछा है ना क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में CO पूछा है, इसका मतलब क्या बनेगा, अपन क्या बनाएंगे, अपन CO बनाएंगे, है ना। ये यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। ऑल्दो जो एक्चुअल क्वेश्चन है मेरे पास उसमें तो रिएक्शन दी हुई है, लेकिन मैंने फिर भी रिएक्शन जानबूझ के स्किप कर दी क्वेश्चन को थोड़ा और टफ करने के लिए, है ना। जनरली तुम्हें क्वेश्चन में रिएक्शंस दी होगी, ठीक है। तो ये चीज हम इसलिए प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि हम क्वेश्चन का फॉर्मेट अगर देखें तो क्वेश्चन ने मोल्स ऑफ CO पूछा है ना। इसका मतलब निश्चित तौर पे अगर हम थोड़ा जैसे कॉमन सेंस लगाएं तो अगर ये CO के मोल्स पूछा है, इसका मतलब CO फॉर्म हो रहा होगा इसमें, है ना। तो ये इनकम्प्लीट कंबशन रिएक्शन हो रही होगी, तो इसमें CO2 फॉर्म नहीं हो रहा होगा, है ना। ये जो हम आगे चल के पढ़ेंगे ये चीजें कि जब कार्बन का इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है, और जब कंप्लीट कंबशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, ठीक है। O2 एक्सेस रिएजेंट है, हाँ बिल्कुल। और कितना बचेगा, बी पार्ट का आंसर 1 मोल, ठीक है। देखते हैं, बाकी लोग भी निकालते जाएं साथ में।
फिर सी पार्ट का भी आंसर बताना है। ठीक है, सी पार्ट का भी आंसर बताओ। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे अभी बीच बीच में कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे मानस डिस्कनेक्ट हो गया, शायद उसका कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं हो पा रहा होगा दोबारा। ठीक है, तो ऐसे लोग जो बाद में वीडियो देखते हैं, अगर उनको कुछ भी ऐसा लगता है ना कि उनको डिस्कशन करना है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया, तो प्लीज फील फ्री टू कॉल। ठीक है, उसमें संकोच रखने की या झिझकने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब वही है, प्रॉब्लम तो है ना। अब जैसे कनेक्शन अगर छूट रहा है तो उसका भी तो ऐसा कुछ सोल्यूशन नहीं है, तो अपन यही कर सकते हैं उसके लिए बेस्ट कि भाई स्टूडेंट देख ले वीडियो और फिर बाद में वो डिस्कस कर ले जो भी उसे पूछना है ना। तो ऐसा कुछ भी वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुम बस क्लास के दौरान ही पूछ सकते हो, कभी भी ऐसे भी कॉल कर सकते हो किसी भी टाइम, है ना, कुछ भी पूछने के लिए या कुछ भी डिस्कस करने के लिए। सर तो ये नीचे वाला गलती से टाइप हो गया। हाँ, कोई बात नहीं। सी का आंसर प्रियांशी बता रही है 1 मोल, और बी का आंसर कितना बताया था? चलो ठीक है, देखो अब मैं सॉल्व कर देता हूँ, ध्यान से सुनना। रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय टेकिंग 24 ग्राम, 24 ग्राम डिवाइडेड बाय 12 ग्राम मतलब 2 मोल, है ना। 2 मोल कार्बन दिया है और 96 ऑक्सीजन का वेट होता है 32, 96 बाय 32 तो 3 3 जा 9, तो 3 मोल। तो ये 3 मोल दिए हैं। अभी हमने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया, इसको कायदे से हमें पहले बैलेंस करना चाहिए था। तो जब हम बैलेंस करेंगे तो ये बैलेंस हो गया रिएक्शन। तो 2 पे चाहिए 1, लेकिन यहाँ 2 के लिए हमें दिया हुआ है 3, मतलब ये ज़्यादा दिया हुआ है, तो ये तो हो गया ER और ये हो गया LR। तो ऑक्सीजन ER है। अब हाउ मच ऑफ ER इज लेफ्ट, तो जब रिएक्शन खत्म होगी तो लिमिटिंग रीजन तो पूरा खत्म हो जाएगा 0, है ना। मतलब ये 2 मोल रिएक्ट करेगा, तो जब ये 2 करेगा तो यहाँ पर 1 मोल ऑक्सीजन खत्म हो चुका होगा, तो 3 में से 1 खत्म हो चुका होगा, तो बचा होगा 2। ठीक है, तो हाउ मच ऑफ ER इज लेफ्ट, 2 2 मोल्स, और मोल्स ऑफ CO फॉर्म्ड, तो लिमिटिंग एजेंट पे प्रोडक्ट का अमाउंट डिपेंड करता है, तो 2 से 2 फॉर्म हो रहा है, तो 2 मोल एक्चुअल क्वांटिटी दी है, तो 2 मोल ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो बी का आंसर भी 2 मोल है और सी का आंसर भी 2 मोल है ना। तो जिन जिन ने भी 1 मोल आंसर दिया था वही उन्होंने गलत आंसर बताया था। मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बस हमें थोड़ा सा ध्यान से कैलकुलेशन करना होता है ना, थोड़ा सा फोकस रखना पड़ता है बस। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं मोल के, नो डाउट। तो देखो पहले ये हमने रिएक्शन बैलेंस कर ली, है ना। बस अब इसको अब मैं थोड़ा डिटेल करके लिख देता हूँ, एक्सप्लेनेटरी फैशन में लिख देता हूँ थोड़ा। तो मोल्स ऑफ कार्बन आप कैलकुलेट करोगे, वो आ जाएगा मास ऑफ कार्बन जो कि दिया हुआ है 24 ग्राम, है ना। ये फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, मोल्स होता है मास बाय मोलर मास, मोल कंसेप्ट में हमने इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में पढ़ा था। तो मोल्स ऑफ कार्बन हो जाएगा मास ऑफ कार्बन 96 ग्राम 24 ग्राम 24 ग्राम बाय मोलर मास, एक कार्बन का मास 12 ग्राम, तो ये आ गए अपने 2 मोल। और सिमिलरली ऑक्सीजन, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन 96 ग्राम दिया हुआ है, 96 ग्राम, मोलर मास होता है 32 ग्राम। इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 3। तो बस अब या तो ओरली देख लो या वही फ्रैक्शन से देख लो, है ना। ओरली तो कैसे देखेंगे कि 2 के लिए चाहिए होता है 1, ये दिया है 2 के लिए 3, तो ये ज़्यादा दिया है, तो ये एक्सेस रिएजेंट हो गया, ये लिमिटिंग हो गया, है ना। और फ्रैक्शन से करना है तो मोल्स ऑफ कार्बन बाय इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये वैल्यू कैलकुलेट करो, कितनी आ जाएगी 2/2 मतलब 1,
और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, ये वैल्यू हो जाएगी। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गया अपने पास 3, तो 3/1 मतलब 3। तो जो फ्रैक्शन की वैल्यू कम होती है वो होता है लिमिटिंग रिएजेंट, तो कार्बन हो गया देयरफॉर लिमिटिंग रिएजेंट। तो बस अब तो क्या बचा, लिमिटिंग रिएजेंट का फ्रैक्शन, लिमिटिंग रिएजेंट का फ्रैक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट का फ्रैक्शन। तो मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के बराबर होंगे, तो 2 मोल आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? जो बी पार्ट था कि हाउ मच ऑफ ई आर इज लेफ्ट, वो भी मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ। हाउ मच ऑफ ई आर इज लेफ्ट, एक्सेस रीजन कितना बचेगा। तो देखो 3 मोल तो ये पहले था टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, फाइनली देखना तो 2 मोल तो पहले था, और लिमिटिंग रिएजेंट है ये, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा ना -2। तो यहां से जब 2 माइनस होगा, जब यहाँ ये 2 खत्म होता है तो ये भी 1 खत्म होता है, तो जब यहाँ से 2 माइनस होगा तो यहाँ पर कितना माइनस होगा, 1, है ना। ये चीज हमें थोड़ा ध्यान देनी होती है ना, इसको मैं अलग उससे लिख देता हूँ, अलग पेन से। जब ये 2 माइनस होगा तो ये कितना माइनस होगा, 1। ठीक है, क्योंकि ये 2 है और यहाँ पर ये है 1, है ना। तो बस इनिशियली कितना दिया हुआ था हमें 3, और उसमें से 1 रिएक्ट कर गया, तो कितना बचेगा, ये 2 मोल, है ना। 2 मोल एक्सेस रिएजेंट रिएक्शन खत्म होने के बाद बच जाएगा, और जो प्रोडक्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड वो भी 2 मोल फॉर्म होगा। कोई डाउट तो नहीं है किसी को इस क्वेश्चन में? तो देखो जल्दी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम, टाइम अपना होने वाला है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन और लिख लो। क्वेश्चन है x प्लस y गिव्स x3y4, x3y4, है ना। ये मॉलिक्यूल है, x और y रिएक्ट करते हैं तो एक x3y4 मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब above reaction is carried out, above reaction is carried out by taking 6 moles each of x and y, then फिर हमको 4 चीजें बताना है। above reaction is carried out, फिर हमको 4 चीजें बताना है, 4 ऑप्शन है इसमें, कौन सा ऑप्शन सही है वो बताना है हमें ना। मल्टीपल ऑप्शन सही है इसमें। x इज लिमिटिंग रिएजेंट, एक तो ये पहला ऑप्शन है, x इज LR। दूसरा ऑप्शन है 1.5 मोल्स ऑफ x3y4 फॉर्म्ड। फिर तीसरा ऑप्शन है 1.5 मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट ER लेफ्ट। और डी ऑप्शन है 75%, है ना, 75% ER रिएक्टेड। ठीक है, इसके एक से ज्यादा आंसर सही है ना। अच्छा ऐसा करो, इसको कर लेना, घर पे कर लेना, मतलब बाद में कर लेना, होमवर्क में अपन इस क्वेश्चन से डिस्कस कर लेंगे, कल याद दिला देना मुझे। और इसका जो होमवर्क है वो मैं ग्रुप पे तुम्हें सेंड कर दूंगा, ठीक है। मोस्ट जो अगला जो सेक्शन है, सेक्शन डी, वही अपन होमवर्क में लेंगे, है ना। तो वो जो एग्जैक्ट उसकी डिटेलिंग मैं तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप पे फॉरवर्ड करवा दूंगा, ठीक है। तो ठीक है, इसको घर पे कर लेना, बाद में अपन मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ओके।
Thank you, sir. वेलकम है।